तो सबसे पहले अपनी इस आदत की चपेट में औरों को ना लाएं। मतलब ये कि दूसरों की कमियां और गलतियां देखने की जगह अपनी गलतियों को सुधारने और बेहतर करने में समय लगाएं। अगर आपको लगता है कि आप एक प्लीजर हैं, तो अपनी पुरानी गलतियों और स्वभाव के पीछे के कारण को समझें और जहां जरूरी ना हो वहां अपने आप को बदलते हुए औरों के अनुसार दिखने की कोशिश ना करें। ना बोलना सीखें। अगर आपको लगता है कि आप एक ड्रामा मैग्नेट हैं, तो कुछ भी करके अपनी आदतों को सचेतन मन से सुधारने की कोशिश करें। ये विचार करें कि क्या सामने वाले पर इसका सही और उचित प्रभाव पड़ रहा है या नहीं। लेखक इस कड़ी में एक उदाहरण देते हैं। ये हैं हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जोन क्रॉफर्ड। इनके बारे में सबसे पहली खास बात यह है कि इन्होंने अपने काम और सीखने की क्षमता के साथ सकारात्मक बदलाव करते हुए 40 सालों तक अपने कदम फिल्मी दुनिया में जमाए रखे। किसी भी अभिनेत्री के लिए ये कर पाना एक बेहद मुश्किल बात थी। वैसे तो आप सुनकर कहेंगे कि आखिर मेहनत से कोई भी कुछ भी पा सकता है, लेकिन कहानी का सिर्फ एक यही पहलू नहीं है। जोन ने अपने जीवन में जो कुछ देखा था, उसके बाद ये उनकी हिम्मत और सकारात्मक चरित्र ही थे जिन्होंने उन्हें उनके असल मकाम तक पहुंचाया। बचपन में उनके पिता ने उन्हें और उनके परिवार को छोड़ दिया था, जिसके बाद उनकी माँ उन्हें रोज मारती और सजा देती। सौतेले पिता से जो थोड़ा बहुत प्यार मिलता भी था, वो भी एक दिन अचानक से खत्म हो गया, क्योंकि वो भी उन लोगों को अकेला छोड़कर चले गए। जब तक जोन ये सब समझ पाती, तब तक उनका बचपन धोखे, दुख और तकलीफ में गुजर चुका था। अब वो फिल्मों में काम करने के लिए आई, लेकिन इतने घाव जिसके जीवन में होते हैं, वो बुरी तरह टूट कर बिखर जाता है और कमजोर होता है। जोन के भी शुरुआती दिन कुछ ऐसे ही बीते, लेकिन उनमें खुद को बेहतर बनाने की एक इच्छा थी, एक लालसा थी। वो जब भी काम करती, पूरी मेहनत और शिद्दत से करती। एक पिता की कमी उन्हें हमेशा खलती थी, और शायद यही कारण था कि वो जब भी किसी फिल्म निर्देशक के साथ काम करती, वो उन्हें अपना पिता समझकर अपने काम को इतना अच्छा करने की कोशिश करती कि उनसे एक भावनात्मक तौर पर वो जुड़ जाती। बाकियों की तरह वो अपने आप को कुछ और दिखाने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उनमें अपने साथ हुए अन्याय और बुरे बर्ताव को दिखाने और लोगों के समक्ष रखने की हिम्मत थी। उनके जैसी सभी महिलाएं उनके किरदारों से खुद को जोड़ पाती, और यहीं से उनकी सफलता की शुरुआत हुई। जिस दिन हम खुद को जैसे हैं वैसे ही स्वीकारते हैं, बस ठीक इसके बाद हमारे लिए खुद को बदलना और बेहतर बनाना आसान हो जाता है। लेखक के अनुसार अगर आप खुद को लोगों के बीच लाना चाहते हैं और उनके मन में आपको जानने और समझने की एक इच्छा है, तो गलत तरीकों से कोशिश करने से बेहतर है कि आप 3 ऐसी चीजें करें जिनसे लोग अपने आप आपकी ओर खींचे चले आएं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आज भीड़ इतनी बढ़ चुकी है, आबादी इतनी ज्यादा हो गई है कि आपकी आवाज कहीं न कहीं डूब चुकी है। इतने सारे लोग जो अपनी बात कहते हैं, तो उनमें खुद को सुनाने की कोई तो ऐसी समझ और तकनीक होनी चाहिए जिससे आप खुद को उस भीड़ से अलग रख सकें। ऐसे में ज्यादा जरूरी है कि आप थोड़ा सा अपने व्यवहार को समझना मुश्किल बनाएं, या यूं कहें कि सबके लिए इतने प्रस्तुत न रहें कि वो आपको हल्के में लेने लगे। हम इंसानों में एक सिंड्रोम होता है जिसके अनुसार हम कभी भी आसानी से मिलने वाले या जो हमारे पास है उस चीज से खुश ना रहने वाले होते हैं। तो अगर हम खुद थोड़ा ऐसे ही बनने की कोशिश करें, तो हम अपने आप को बेहतर पेश कर पाएंगे। इसके बाद आता है कंपटीशन, यानी कि अगर किन्हीं 2 चीजों के बीच में होड़ हो तो सब उनको पाना चाहते हैं या उनके पीछे भागने का प्रयास करने लगते हैं। यही उपाय आप अपने जीवन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस दुनिया में आपको दूसरों की नजर में बने रहना है, तो आपको रोज कुछ नया और अलग करने की कोशिश करनी पड़ेगी। डिजिटल मीडिया के जमाने में आप ये बेहतर समझ सकते हैं कि वायरल होने के लिए किसी को भी समय समय पर नई चीजें करते रहना पड़ता है, ताकि वो अपनी जगह पर बने रहें। इन सभी तरीकों को सोच समझकर और एक सामंजस्य बनाकर ही प्रयोग करें। कुछ हद तक इनका उपयोग आपकी मदद कर सकता है। इस भाग में आपने जो कुछ भी सुना उसे अपने जीवन में अपनाएं और अपने अनुभव हमारे साथ जरूर बांटें। बाकी अगले भाग में कुछ और नए गुणों को सुनने के लिए बने रहें हमारे साथ। इस किताब में बात की गई है उस सोच के बारे में जो हमारे स्वभाव को बनाती या बिगाड़ती है। लेखक के अनुसार ये हमारा सिर्फ आज में जीते हुए छोटे समय के लक्ष्यों पर निर्भरता है, जिसने हमें बड़ी चीजों से और बड़े फायदों से वंचित करके रखा है। उनका कहना है कि हम जितनी बार भी सिर्फ आज और आज के समय में होने वाली बात को सोचते हैं, उतनी बार हम गलत निर्णय लेने का जोखिम उठाते हैं।
हमारा इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी जहां भी लोगों ने सिर्फ आज के फायदे देखे हैं, वहीं आने वाले समय में होने वाला नुकसान बड़ा और गंभीर हुआ है। इसके कुछ कारण भी हैं, जिनकी वजह से हम इंसान आज भी बड़े उद्देश्यों के प्रति नासमझ और अनजान रहते हैं। लेखक रोम में हुए सबसे बड़े राजनीतिक हादसे की बात करते हुए कहते हैं कि जूलियस सीजर को रास्ते से हटाने के लिए ऑक्टेवियस सीजर के भतीजे और बाकी सेनेटर्स ने मिलकर लोगों के मन में ये शक पैदा किया कि वो रिपब्लिक व्यवस्था को तानाशाही में बदल देगा। लोग भी इस बात को बिना सोचे विचारे मान गए और सीजर को बीच सेनेट मौत के घाट उतार दिया गया। कुछ समय बाद जब ऑक्टेवियस ने राजगद्दी संभाली, तब उसने खुद तानाशाही का राज्य स्थापित कर दिया। तब वहां की जनता अपने साथ हुए धोखे को समझ पाई और साथ में ये भी पता चला कि सीजर कभी भी रिपब्लिक व्यवस्था के खिलाफ नहीं था। इस सब में जो नुकसान हुआ वो समझना आसान है, लेकिन इस तरह के बिना सोच विचार के किए हुए फैसले व्यक्ति की कभी भी मदद नहीं करते। अगर रोम के लोगों ने कुछ समय के लिए सभी बातों और हालातों को देखा और समझा होता और बाकियों की बातों पर आंख बंद करके विश्वास ना किया होता, तो शायद वो दिन नहीं आता। इससे बचने के लिए लेखक ने बताया है कि हम सभी बातों को सिर्फ एक ही नजरिए से देखते हैं। जैसे रिपब्लिक स्थापित रखने के लिए सीजर को मारना और उसके बाद ऑक्टेवियस का राजगद्दी संभालना, और लोगों के हिसाब से ये एक उपाय था जो वर्तमान में सब कुछ ठीक कर सकता था। पर जो हम भूल जाते हैं वो ये कि एक काम से दूसरा और दूसरे से तीसरा सब एक चेन में जुड़े हुए हैं। एक में भी हलचल किसी भी सिस्टम के संतुलन को बिगाड़ने के लिए काफी है। आज की बात कल पर जरूर असर डालेगी, क्योंकि सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हमारे आसपास हर कोई एक अलग जटिल बुद्धि और सोच के साथ रहता है। एक और वजह है जिसको सुनकर हम सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या जिस जंग को हम लड़ रहे हैं वो उस काबिल है भी या नहीं। लेखक कहते हैं कि हम रोज अपनी अलग लड़ाई लड़ते हैं, जिस वजह से अपने बड़े और असल लक्ष्य से हम एक कदम और दूर हो जाते हैं। इन सब समस्याओं के पीछे अपनी ऊर्जा बर्बाद करना सच में व्यर्थ है। अगर आप अपने परिवार में किसी सदस्य से लड़ रहे हैं तो एक बार रुककर ये जरूर सोचें कि क्या आपकी बातचीत सही में किसी निष्कर्ष की ओर जा भी रही है या सिर्फ बात बिगड़ती जा रही है। एक बार जब आप अपने आप से ये सवाल कर लेते हैं, तब आपके अंदर उस लड़ाई का हिस्सा बनने की इच्छा खत्म हो जाती है और आप अपने उद्देश्य को एक बार फिर से बेहतर देख और समझ पाते हैं। अगला कारण है वो जिसमें हम पल पल की खबर लेने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आज में ही रह जाते हैं और उलझ जाते हैं। कल की न फिक्र होती है, न याद रहती है और न उसकी आवश्यकता महसूस होती है। लेखक अब्राहम लिंकन के बारे में बताते हुए कहते हैं कि एक इतने बड़े देश की जिम्मेदारी उठाना आसान नहीं था, लेकिन एक लीडर होने के नाते उन्होंने आज की जानकारी में नहीं बल्कि कल होने वाले फायदे और नुकसान को भी सही सोचने और समझने में अपना समय बिताया। वो किसी भी निर्णय पर जल्दी से नहीं आते थे, अपना पूरा समय देते थे और भरपूर विचार विमर्श करके अपनी रणनीति बनाते थे। इसका लाभ उस समय के लोगों के साथ साथ आज तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वासियों को मिल रहा है। ट्रेंडिंग होने के जमाने में जहाँ कोई भी चीज स्थायी नहीं है, वहाँ कम से कम हमें अपने निर्णय कुछ समय के परिणाम सोचते हुए नहीं लेने चाहिए। तुरंत एक्शन लेना कभी भी सही नहीं होता जब तक बहुत ही ज्यादा जरूरी ना हो जाए। कई बार रुककर समझते हुए बातों को करने और संभालने की जरूरत होती है। इसके बाद आती है बारी जरूरत से ज्यादा जानकारी की। हम आज जिस युग में हैं, ये आधुनिक होने के साथ साथ जानकारियों से भरा है। हर कोई डेटा के पीछे भाग रहा है, लेकिन कोई भी ये नहीं समझता कि इतनी जानकारी से सिर्फ हम अपने रास्ते से भटकते हैं और कुछ नहीं। कोई भी आगे बढ़ने के लिए अगर अपने आज की इन छोटी छोटी जानकारियों में ही फंसा रहेगा तो वो आगे के लिए कभी भी तैयार नहीं हो पाएगा। इसलिए जरूरी है कि सिर्फ उतनी ही जानकारी के पीछे भागें जो जरूरी है। अगर आप हर तरह से अपने दिमाग को भर लेंगे तो उसके पास मिली जानकारी को प्रोसेस करने का समय और शक्ति नहीं रहेगी। इस भाग में हमने जाना कि कैसे जो लोग सिर्फ मौजूदा हालात में फंसे रह जाते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। वैसे आपको इस भाग से क्या समझ आया, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और सुनते हैं। हर किसी को अपनी बात मनवाना और अपना काम निकलवाना एक मुश्किल सी बात लगती है, पर जरूरत भी इसकी सबसे ज्यादा पड़ती है। अब काम चाहे घर पे भाई बहनों से पानी की बोतल मंगवाने का हो या
बॉस से अप्रेजल करवाने का। भाग में हमने सुने कुछ ऐसे कारण जिनकी वजह से हम कई बार अपने बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने से पहले ही रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन इस भाग में लेखक ने बताया है कि किस तरह से हम सामने वाले के मन में झांक कर उसकी मानसिकता को समझ सकते हैं और उसके बाद अपनी बात को कैसे उस तक पहुंचाना है ये तय कर सकते हैं। एक कहावत के अनुसार अधिक सुनना और कम बोलना एक अच्छी आदत है, लेकिन लेखक इसका खंडन करते हुए कहते हैं कि जब हम दूसरों से बात करते हैं तब हमारे पास एक मौका होता है उनके मन को टटोलने का, उसे समझकर अपनी बातों को उसके हिसाब से रखने का, और न सिर्फ बात को रखना बल्कि उसे मनवाने का। कुछ ऐसी तरकीबें हैं जिनको आप अपने जीवन में उपयोग करके खुद फर्क देख सकते हैं। पहली तरकीब है लोगों को ध्यान और गंभीरता से सुनना। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पूरी बातचीत में सिर्फ चुप रहकर सुने, बल्कि जरूरी ये है कि आप सामने वाले की बात और उसके नॉन वर्बल हाव भाव को भी देखें और समझें। कई लोग शुरुआत में ऐसे लगते हैं जिनको बात करना पसंद ना हो या वो मस्ती मजाक करना पसंद नहीं करते, लेकिन जब आप उनसे एक बार बात करना शुरू करते हैं तब कुछ ऐसे विषय आते हैं जिन पर वो खुलकर बात करते हैं, हंसते हैं और मुस्कुराते हैं, वो चाहे बचपन की बातें हों या कुछ और। इन सब से हम सामने वाले की विचारधारा और बाकी सोच को गहराई से समझ सकते हैं, और एक बार अगर वो आपके साथ बातचीत में सरल और सहज महसूस करने लगे तब बस आप उनसे कोई भी बात आराम से कर सकते हैं और उनके मन पर एक प्रभाव बना सकते हैं। इसके बाद बारी आती है लोगों के मूड को समझने की। अक्सर हर कोई एक जैसे मूड या मिजाज का नहीं होता। इस पर सिर्फ किसी एक चीज का असर नहीं होता, बल्कि दिन भर की बातें और हालात बहुत हद तक किसी व्यक्ति को चिड़चिड़ा, जिद्दी या गुस्से वाला बना सकते हैं। ऐसे में अपनी बात करना या मनवाना तो असंभव हो सकता है। इसके लिए उपाय ये है कि हम सामने वाले को बदलने की जगह उसे उसी तरह अपनाएं। साथ ही आपकी अपनी ऊर्जा और मूड भी दूसरों को आपके बिना कहे बहुत कुछ कह जाता है। इसलिए अगर आप किसी से खुले दिल से मुस्कुरा कर मिलते हैं तो आपके बिना बोले ही वो आपकी भावना को समझ सकते हैं और उसके अनुसार आपकी बात को सुनते हैं। इसलिए कभी भी दूसरों से कुछ भी कहने से पहले खुद को अच्छे मूड में रखना सीखें। अगली तरकीब है सामने वाले को कभी भी ये महसूस न होने दें कि वो आपसे कम है या आपको उनकी बात पर भरोसा नहीं है। ये भावना सबसे जल्दी लोगों को नाराज करती है और उन्हें लगता है कि सामने वाला उनकी बुद्धि को कम आंक रहा है। इससे बात का जो निष्कर्ष निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाता। कई बार किसी भी बात को काट कर जब हम सामने वाले को समझाना चाहते हैं तो आपने देखा होगा कि वो उस बात पर ध्यान ही नहीं देता, बल्कि उनका पूरा ध्यान अपनी बात को सही साबित करने पर लगा होता है, और ये वक्ता की एक बड़ी खामी है। अगर उसके बोलने में कोई सकारात्मक प्रभाव ना हो तो अच्छी से अच्छी बात का भी कोई मोल नहीं रहता। इसके बाद आता है सामने वाले को उसकी कमियां याद ना दिलाना। अक्सर हम बात मनवाने के लिए लोगों की तारीफ करने लगते हैं। हाँ, इसे आप चमचागिरी करना भी कह सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ये चमचागिरी करने वाला समय रहा नहीं। आज इंसान इतना समझदार है कि वो तारीफ और चमचागिरी का अंतर आसानी से पहचान सके। इसलिए कभी भी अपनी बात मनवाने और समझाने के लिए किसी की यूं ही तारीफ नहीं करनी चाहिए। अगर किसी को उसकी प्रशंसा में कुछ कहना हो तो या तो वो बात कहें जो सच हो, और अगर वो मानने में थोड़ी सी मुश्किल हो तो उनके काम या गुणों की तारीफ ना करें, उनकी मेहनत और कोशिश को सराहें। इससे आपकी बात कहीं भी परिणाम से जुड़ी हुई नहीं लगेगी, क्योंकि कई बार परिणाम से जुड़ी बातें सकारात्मक प्रभाव की जगह बात को नकारात्मक बना देती हैं। और जैसे व्यक्ति अपनी तारीफ नहीं सुन पाता, वैसे ही उसे अपनी बुराई और कमियां भी सुनना पसंद नहीं होता। वो जानने के लिए किसी को दूसरों की जरूरत नहीं होती है। आखिरी है वो जिसमें लोगों की जिद को ही अपने अनुकूल प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपनी बात पर अड़ जाते हैं, उन्हें कुछ भी समझाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में एक आसान उपाय है कि उनकी बात पर आप खुद भी राजी हो जाएं, जिसके बाद उनके अंदर ये भावना आ जाए कि वो तो आपकी बात ही मान रहे हैं, और जिसके जवाब में वो उस काम का उल्टा करने के चक्कर में बिना सोचे वो करने लगे जो आप उनसे करवाना चाहते थे। इसे रिवर्स साइकोलॉजी भी कहते हैं। इसमें लोगों को समझकर समझाना नहीं पड़ता, वो खुद ही अपनी जिद में पड़कर वो कर जाते हैं जो वो शायद वैसे कभी नहीं करते। इस भाग में बस इतना ही, लेकिन आपको ये भाग कैसा लगा और किस तरह के लोगों से आपका पाला पड़ता है या पड़ा है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा।
दोस्तों, खुद को हर बात का जिम्मेदार मानना और उसके लिए खुद को सजा देना सही बात नहीं है। इस भाग में लेखक कहते हैं कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को इसलिए बेहतर नहीं बना पाते क्योंकि उनके जीवन में अपने बीते दिनों की ऐसी छाप होती है जिसको वो चाह करके भी धो नहीं पाते। उनके बचपन के दिन या उनकी बढ़ती उम्र के साथ मिलने वाले तजुर्बे उनको ऐसा बना देते हैं कि उनकी अपनी जिंदगी के प्रति सोच नकारात्मक बन जाती है। इस तरह के लोग न सिर्फ अपना बल्कि अपने से जुड़े हर एक व्यक्ति का तिरस्कार करते हैं और उनको इस हद तक त्रस्त कर देते हैं कि वो अंत में अकेले ही रह जाते हैं। इस तरह के स्वभाव कैसे और कौन से होते हैं, अब इनको जान लेते हैं। सबसे पहले होता है नकारात्मक स्वभाव। इसमें व्यक्ति हर बात पर एक नकारात्मक दृष्टिकोण बना लेता है और ना ही उसे कोई भी बात या व्यक्ति अच्छा और सकारात्मक लगता है। वो हर बात को अपने अलग और संकुचित नजरिए का शिकार बना देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से कोई भी अच्छी भावना आती ही नहीं और जो भी उसके आसपास होते हैं वो भी ज़्यादत से परेशान होने लगते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई भी व्यक्ति ये व्यवहार करता है तो उससे दूरी बनाना ही समझदारी है। इसके बाद आते हैं होस्टाइल एटीट्यूड पर। ये वो नजरिया है जो किसी भी इंसान को हर बात में अपने लिए खतरा और बुराई ही दिखाता है। यानी अगर कोई बचपन से किसी ऐसे माहौल में रहा हो जहां उस पर जरूरत से ज्यादा अंकुश लगाए गए हों, तो उसका हर बात पर नाराज होना और अपने लिए खतरा दिखाई देना स्वाभाविक है। अधिकतर वो बच्चे जिनके माता पिता उन्हें हर बात पर टोकते हैं, सजा सुनाते हैं या उनकी हर बात को गलत बताते हैं, ऐसे बच्चे आगे जाकर इस स्वभाव का शिकार हो जाते हैं। उन्हें हर बात झूठ और गलत लगती है। अक्सर इनके जीवन साथी को इनके इस चरित्र की वजह से बहुत कठिनाई आती है। वो धीरे धीरे हर बात में खुद को अकेला पाते हैं, बद से बदतर होते जाते हैं। तीसरा है एंग्शियस एटीट्यूड, जिसमें व्यक्ति को हर बात में इतना ज्यादा सोचने की आदत होती है कि वो हर बात को बहुत सारे तरीकों से सोचकर परेशान ही रहता है। उसे ज्यादातर बातें बुरी और नकारात्मक महसूस होती हैं और उम्मीद का तो जैसे कोई रिश्ता नाता ही नहीं होता ऐसे इंसान से। इन लोगों को हर बात में धोखे का डर बना रहता है। चौथा है अवॉइडेंट एटीट्यूड, जिसमें व्यक्ति को हर परिस्थिति का सामना करने में मुश्किल होती है। वो अपने हालातों से हमेशा डर कर भागने की कोशिश में रहता है। कई बार इस आदत की वजह से वो अपना नुकसान कर जाता है। इन लोगों के स्वभाव के पीछे होता है इनके बचपन का वो समय जब माता पिता से इन्हें हमेशा बुरा भला सुनने को मिला होता है, या कई बार ये भी संभावना होती है कि किसी भाई बहन से इनकी तुलना की जाती हो। ऐसे में खुद पर भरोसा इतना कम हो जाता है कि व्यक्ति किसी भी काम को पूरा करने से पहले ही हार मान लेता है और खुद को कम समझना उसके लिए इकलौता उपाय होता है। इस आदत की वजह से कई लोग गलत रास्ते पर निकल पड़ते हैं। अगला है डिप्रेसिव एटीट्यूड, जिसका मतलब है कि ऐसे लोगों में अवसाद बहुत अधिक देखने को मिलता है। इन लोगों के बचपन की अगर बात करें तो इन्हें अधिकतर अपने परिवार से वो प्यार नहीं मिलता जो इनको एक सकारात्मक व्यक्ति बना पाए। इस अभाव में ये हमेशा दुखी और उदास रहते हैं और इसलिए अपने आसपास ऐसी ही ऊर्जा ढूंढ लेते हैं। परिणाम स्वरूप इनको कभी भी खुशी आसानी से मिल ही नहीं पाती। ये वो लोग होते हैं जो बाकियों को भी दुखी और अवसादग्रस्त बना देते हैं। इस तरह के लोगों से खुद को बचा कर रखना चाहिए। एक और तरह का एटीट्यूड है रिजेंटफुल एटीट्यूड, जिसमें व्यक्ति हमेशा दूसरों से उम्मीद तो बड़ी करता है पर उनके अंदर हमेशा औरों के प्रति नाखुशी और असंतुष्टि का भाव रहता है। ये लोग वैसे भी दूसरों के चेहरे पर सिर्फ एक बुरा और नकारात्मक भाव ही खोजते हैं। इनके इस स्वभाव और सोच के पीछे एक ही कारण होता है और वो ये कि इनको बचपन से अपने परिवार के प्यार और परवाह में कमी लगी थी। कोई इनके लिए कितना भी कुछ भी कर ले, ये कभी संतुष्ट हो ही नहीं पाते। ये आदत बचपन से रहते हुए जिंदगी के अंतिम समय तक इनका साथ नहीं छोड़ती। लेखक इन स्वभाव और चरित्र के लोगों से भले ही दूर रहने की सलाह देते हैं, पर साथ में वो ये भी कहते हैं कि हमें खुद में भी इन बातों को खोजना चाहिए और अगर हमारे अंदर ये चीजें हैं तो हमें इन्हें अपने आप से दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि हम खुद को और इस दुनिया को एक बेहतर नजरिए से देखें। सबसे पहले तो अपने नजरिए को बड़ा करने की बहुत जरूरत है। जब तक हम अपनी सोच को संकुचित रखेंगे तब तक हम अपने स्टार से तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बाद खुद को और अपने आसपास के लोगों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही अपने अंदर की कमियों को मानना और उन्हें सुधारना कोई बुरी बात नहीं है।
लोग आज भी अपनी गलती और कमियां मानने से डरते हैं और घबराते हैं। जब तक हम खुद के अंदर झांक कर नहीं देखेंगे, तब तक हम औरों को भी समझने में असफल रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये भाग पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमारे साथ जरूर बांटें। और किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती, इसीलिए कभी भी बहुत अच्छे लोगों पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। से बेहद अच्छा व्यवहार करने वाले लोग भी अपने अंदर बहुत कुछ छुपाते हैं। जी हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि हर अच्छा इंसान बुरा है, लेकिन कुछ लोग खुद को अच्छा दिखाने का प्रयास इस तरह से करते हैं कि उनकी अच्छाई पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। लेखक कहते हैं कि ऐसे लोगों के अंदर एक गहरा अतीत दबा हुआ होता है। वैसे हर भाग में लेखक ने एक बहुत जरूरी बात कही है, और वो ये कि हमें इन बुराइयों से खुद को भी बचा कर रखना चाहिए। इस भाग में लेखक ने ऐसे 7 किस्म के चरित्रों या कह लें गुणों की बात की है जिनसे आपको अपने आप को दूर रखना है। पहले हैं वो जिनको लेखक टफ गाय की श्रेणी में गिनते हैं। ये वो होते हैं जिनको ऊपर से अपने आप को एक बहुत ही शक्तिशाली और तेज स्वभाव का दिखाने की आदत होती है। अक्सर ये ही वो लोग होते हैं जो मर्द को दर्द नहीं होता वाली बात को आंख बंद करके मानते हैं। पर अगर इनके इस व्यवहार के पीछे छुपा सच जानने की कोशिश की जाए तो पता चलेगा कि ये अंदर से बेहद नर्म और भावुक होते हैं। लेकिन अगर कभी किसी के सामने अपने इस रूप में आ जाएं, तो ये डर जाते हैं और अपने पुराने स्वभाव को दिखाने की ही कोशिश करते हैं। दूसरे हैं वो जिनको लेखक सेंट बुलाते हैं। ये वो होते हैं जिनको हमेशा से अच्छाई का दिखावा करना पसंद होता है, पर इनके अंदर दूसरों के प्रति ऐसी कोई भावना वास्तविकता में होती ही नहीं है। इन लोगों में ताकत और सत्ता का एक अलग नशा होता है, मगर ये सच दुनिया के सामने आने नहीं देते और इसलिए हमेशा एक अच्छाई का मुखौटा पहने रहते हैं। इसके बाद आते हैं पैसिव चार्मर्स, जिनके अंदर एक अलग सी कोशिश होती है। ये जहां जाते हैं पहल सबको अपने माया जाल में फंसा लेते हैं। हमेशा हंसते मुस्कुराते और दूसरों की मदद के लिए तैयार दिखने वाले ये लोग कुछ वक्त बाद अपनी असलियत दिखाते हैं। जब आपको ये पता चलता है कि कैसे ये आपकी बुराई करते हैं और आपके बारे में बुरा बोलते हैं और सोचते हैं, तो आपको झटका लगता है। इनके इस स्वभाव से इनको पहचानना मुश्किल तो है, पर अगर आप कुछ बातों पर शुरू से ध्यान दें तो आपको इनके बारे में कुछ अंदाजा जरूर हो सकता है। अगला नंबर है फैनेटिक्स का, जो किसी भी हाल में बड़ी बड़ी बातें करके दुनिया में बदलाव लाने की बात करते हैं, लेकिन असल में ये अपनी खामियों और कमियों को छुपाने की कोशिश करते रहते हैं। इसके बाद आते हैं रिजिड रैशनलिस्ट्स। ये वो लोग होते हैं जो किसी एक विचारधारा को अपना लेते हैं और इसके बाद इससे किसी भी तरह से पीछे नहीं हटना चाहते। ये स्वभाव से देखने में तो बहुत आदर्शवादी लगते हैं, लेकिन इनके पीछे की असलियत ये होती है कि ये इन आदर्शों से कोसों दूर होते हैं। औरों का मजाक उड़ाने और उन्हें परेशान देखने की एक अलग लालसा होती है इनमें। अब बात करते हैं स्नॉब की। ये वो लोग होते हैं जो अपने आप को बहुत पारंगत और पहुंचा हुआ दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनमें ये सारे गुण सिर्फ दिखावे और तारीफ के लिए होते हैं। इनकी जानकारी का स्रोत इनका काम होता है और ये उसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश में औरों को कम समझने की भूल किया करते हैं। इसलिए इन जैसे लोगों से अपने आप की तुलना कभी ना करें। आखिरी में आते हैं द एक्सट्रीम एंटरप्रेन्योर्स, जिनको काम की जगह देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये अपने काम में बहुत निपुण है, लेकिन सच ये है कि ये भी सिर्फ काम और उससे जुड़ी बातों की अधिक जानकारी को इसलिए लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं क्योंकि वो अपनी कमियों को इस मेहनती और जानकारी से भरे हुए व्यक्ति के पीछे छुपाना चाहते हैं। इन सब के बाद लेखक हमें खुद इन अवगुणों से दूर रहने के लिए कुछ अनोखे साधन बताते हैं, जिनमें से एक है खुद को पहले पहचानना। यानी आप जैसे हैं उसमें आपके अंदर क्या दोष है, इसके लिए खुद को टटोल कर देखिए। इसके बाद खुद जैसे हैं उसको वैसे ही स्वीकार करना हम इंसानों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में खुद को बिना किसी बुरे भाव के मन से स्वीकार करें, अपने अच्छे बुरे को साथ लेकर चलना शुरू करें। जब आप खुद को जान लेते हैं तो अपने अंदर सुधार करना आसान हो जाता है। इसके बाद अपने अंदर के विकार को समझने और उससे होने वाले किसी भी अच्छे प्रभाव की गुंजाइश को ढूंढिए। इसका एक सटीक उदाहरण है अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने अपनी एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अपने सपने में देखा था, जिसको सच करने में अपनी जी जान लगा दी। इसके बाद है
खुद को जैसे हैं वैसे ही दुनिया के सामने प्रस्तुत करना। ये गुण सबको मुश्किल लगता है क्योंकि हम सब तारीफ और प्रोत्साहन के भूखे हैं। लेकिन यकीन मानिए, एक बार अगर आप अपने आप को सच्चा और ईमानदार बना लें तो आपके लिए लोगों के मन में सम्मान भी बढ़ेगा और आप खुद भी संतुष्ट और खुश रह पाएंगे। इस भाग में जिन बातों पर हमने चर्चा की उनसे कोशिश करें कि आप कुछ बेहतर सीख पाएं और आगे अपने जीवन में उनका प्रयोग अवश्य करें। लेकिन इन सब में आपके अंदर कौन सा विकार है और आप उसे कैसे दूर करना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपके जवाब का हमें इंतजार रहेगा। बाकी इस चर्चा को आगे सुनने के लिए सुनते रहिए। एक बात बताइए, क्या आप मानते हैं कि वाकई में नजर लगती है? इस भाग को सुनने के बाद आपको इस बात के पीछे का राज पता चल जाएगा। आइए सुनते हैं द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की। इस भाग में बात हो रही है जलन की भावना की। जलन वो भावना है जिसके बारे में हम सब जानते हैं और इसे कहीं न कहीं हम सबने महसूस भी किया है। वैसे ये तो वो बात है जो हम ऊपर ऊपर से समझते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कितनी तरह से आपकी तरफ दिखाई जाती है? ये बिल्कुल सच है कि लोग जलन से भुगतते हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि एक दूसरे की सफलता और खुशी इंसान को कमजोर करती है। वो जो खुद नहीं पा सकते उसे देखकर सामने वाले से जलन, ईर्ष्या और कुढ़ना कोई असंभव बात नहीं है। लेकिन कई ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम वैसे तो नजरअंदाज करते हैं, पर लेखक के अनुसार हमारा ये जानना भी जरूरी है कि जलन के चलते लोगों का या हमारा अपना व्यवहार किस प्रकार सामने आता है। जैसे पहला है लोगों की आंख। सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, पर यकीन मानिए ये आपके सामने होता है। कुछ 3 सेकंड तक अगर आप किसी के चेहरे को देखें तो उसकी आंखों में आपको बदलाव नजर आएगा और उसकी नाक भी फूली हुई लगेगी, चेहरे पर एक खिंचाव दिखाई देगा और उसके तुरंत बाद वो इंसान आपको एक दिखावे वाली हंसी भी दिखाएगा। अब इतना देखकर तो कोई भी समझ सकता है कि ये भाव जलन की ओर इशारा करते हैं। इसलिए अपने देखने की आदत को थोड़ा और मजबूत करना जरूरी है। इसके बाद आते हैं वो लोग जो जलन में ऐसी बातें सीधा बोलते हैं जिससे आपको बुरा लगे। ये इसलिए आपसे आपकी गलतियां या कमियां नहीं बताते ताकि कहीं आप इनमें सुधार न कर लें, बल्कि इनका उद्देश्य ये होता है कि आपकी कमी जग जाहिर हो जाए और सबके सामने आपका मजाक बने ताकि आपको नीचा दिखाया जा सके। और इसलिए इनकी बातें भी तीर की तरह तेज होती हैं और उनमें कटाक्ष के अंश दिखाई देते हैं। पीठ पीछे बुराई करने वाले लोग न सिर्फ बुरे लगते हैं बल्कि ये भी बहुत ज्यादा जलन की भावना से पीड़ित होते हैं। इनकी ये कमजोरी होती है कि ये सामने कुछ भी कह पाने की हिम्मत नहीं रखते। इसीलिए लोगों के पीठ पीछे जाकर उनकी बातें करना और उनके बारे में बुरा भला कहना इनके लिए जलन की भावना को कम करने का या हल्का करने का एक उपाय होता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी आपकी बहुत तारीफ करते हैं, आपसे बड़ी दोस्ती दिखाते हैं, लेकिन मौका मिलते ही आपका मजाक भी उड़ाते हैं और अपने हिसाब से बातें सिखाने पढ़ाने की कोशिश भी करते हैं। ये आदत कभी इनको आपके पास लेकर आती है और कभी आपसे दूर करने लगती है। अगले हैं वो जो तारीफ में भी व्यंग करके आपके काम को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। इनकी तारीफ में छुपे अपशब्द अगर सुनने वाले को समझ आ जाएं, तो उसे दुख और तकलीफ से भर देते हैं। जरूरी है ऐसे टॉक्सिक लोगों से खुद को बचाया जाए और उनसे पहले से ही एक उचित दूरी बनाई जाए। लेखक को लगता है कि अगर आप खुद इस भावना का शिकार हो जाते हैं तो कभी भी खुद की तुलना दूसरों से ना करें। उनकी सफलता और उनकी मुश्किलें आपसे अलग होती हैं। पर उससे ज्यादा जरूरी बात ये जानना है कि आप हमेशा खुद से बड़े से ही अपनी तुलना क्यों करते हैं? क्या कभी अपने से कम की ओर नहीं देखना चाहिए? उन लोगों को देखकर आपको अपनी सफलता का भी एहसास होगा और आपके अंदर अपनी ही की हुई मेहनत से जो प्रेरणा मिलेगी उससे आप और आगे बढ़ने में सफल होंगे। कभी कभी कंपटीशन अच्छा होता है, लेकिन वो सिर्फ तब तक जब तक आपको नकारात्मक ना बना दे। कहीं भी ऐसी किसी भावना के होने से पहले रुक जाएं और सोचें कि कहीं जलन और द्वेष तो आप पर हावी नहीं हो रहा। देखिए, खुद को अच्छा समझने और मानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये भावना भी एक हद तक ही ठीक है। जैसे जब हम इस भावना का शिकार हो जाते हैं तब हमें अपनी छोटी सी बात और सफलता बहुत बड़ी लगती है। किसी की भी कोई बात या कोई सुझाव हमें अच्छा नहीं लगता। ऐसे में अपनी हर बात के प्रति एक बचाव की भावना आने लगती है, जिसे हम डिफेंसिव होना भी कहते हैं। यही भावना व्यक्ति को सच्चाई से बहुत दूर ले जाती है कि सफलता का साथ भी ज्यादा दूर तक नहीं रहता है।
इनको समझने और पहचानने के लिए जरूरी है कि हम किसी भी ऐसी भावना को देखें जिसमें हमें या दूसरों को कोई भी सुझाव या सुधार का आइडिया पसंद ना आए। मन में अपने लिए एक ऐसी राय बन जाए जिसके आगे किसी की भी कोई बात पसंद ना हो। और जब आपको ये पता चले तो इस भावना से खुद को बचाने के लिए खुद के काम की खुद ही निंदा करना सीखें। अपनी कमियां और बुराइयां खुद देखें और अपने किसी भी अच्छे काम को समाज से जोड़ें और उसके उत्थान के बारे में सोचें। जब भी कोई सफलता हमारी अकेले की होती है तब उसमें अहंकार आना स्वाभाविक होता है, लेकिन वही अगर वो दूसरों के हित और बाकी लोगों से जुड़ जाए तो उसके मायने ही बदल जाते हैं। इस भाग में बस इतना ही, बाकी अगले भाग में जानेंगे कुछ और पुराने व्यक्तिगत चरित्र। कभी भी अपने अंतर्मन की आवाज को अनसुना करना समझदारी की बात नहीं मानी जा सकती। इस भाग में लेखक ने बताया है कि कैसे कई लोग अपने जीवन में कुछ छोटी मगर विशेष बातों को नजरअंदाज करते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि वो हमेशा अपने आप को दुखी और असंतुष्ट पाते हैं। इस पर आगे बात करते हुए लेखक कहते हैं कि अधिकतर दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो एक उम्र के बाद अपने सभी तरह के निर्णय, चाहे करियर से जुड़े हों या निजी जीवन से, सब खुद ही तय करते हैं। उनके मन में कोई डर या शंका नहीं रहती। वो एक जगह से दूसरी जगह रोज उड़ान भरते रहते हैं। उनका मन एक जगह टिक कर नहीं रह पाता, जिसकी वजह से वो एक जगह रुककर ना तो नौकरी कर पाते हैं और ना ही किसी भी रिश्ते में चल पाते हैं। इस तरह के लोगों के बारे में बताते हुए लेखक ये कहते हैं कि इस प्रवृत्ति के चलते कोई भी काम करना असंभव हो जाता है। कितने लोग इस तरह से जीवन जीते हुए दिशाहीन हो जाते हैं। ना उन्हें अपने मकसद की पहचान हो पाती है और ना ही वो लंबे समय तक किसी एक काम को लगन से पूरा कर पाते हैं। इस पहली प्रजाति से एकदम अलग होते हैं दूसरी प्रजाति वाले। इनके अंदर अपने आप के लिए खड़े होने की नहीं होती। बचपन से अपने माता पिता के सानिध्य में पलने वाले हर छोटे बड़े निर्णय के लिए उन पर या औरों पर ही निर्भर होते हैं। ऐसे में वो कुछ नया या अनोखा नहीं करना चाहते, बल्कि उनको सिर्फ प्रैक्टिकल और लॉजिकल बातें ही समझ आती हैं। अब दोनों ही बातों को अगर आप समझ कर देखें तो एक संतुलन की कमी नजर आती है। ये इसलिए क्योंकि ना ही सिर्फ अकेले अपने मन की करनी चाहिए और ना ही दूसरों के मन की। सलाह और परामर्श की जरूरत सबको पड़ती है। इसके साथ ही लेखक एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं जिसका सीधा संबंध हम सबसे है। उनके अनुसार अगर कोई अपने जीवन के उद्देश्य को समझ ले तो उसका बिना बात यहां वहां भटकना बंद हो सकता है। इस भाग में लेखक ने जेंडर के विषय में बताते हुए कहा है कि पुरुष और स्त्री भले ही एक ही सिक्के के दो पहलू हों, लेकिन कोई भी इस सच को मानने के लिए तैयार नहीं है। अक्सर हम समाज द्वारा दी गई परिभाषा के चलते अपने अंदर ऐसे बदलाव ले आते हैं कि उनको पार करके आगे देखने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। इसको समझने के लिए लेखक ने एक उदाहरण देते हुए बताया है कि कैसे एक लड़का अपने बचपन में माता के व्यवहार और सोच से प्रभावित होते हुए अपने अंदर वही छवि बना लेता है जो उसकी माँ ने अपने जीवन में चाही हो। उसी तरह से एक बेटी अपने पिता के प्रेम और उसके जीवन की इच्छाओं को अपना लेती है और उसका स्वभाव और चरित्र उसी तरह से बनने लगता है। लेकिन बात अभी भी वही है कि अपने अंदर की नारी या पुरुष को जगाने में ये भी किसी भी तरह से सक्षम नहीं होते। यानी कई बार ये अपने माता पिता की गलतियां या इच्छाएं मन में दबाकर उसी के अनुसार अपने जीवन साथी से व्यवहार करते हैं, जिसके परिणाम ज्यादातर अच्छे नहीं होते। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हर हाल में अपने अंदर की महिला या पुरुष को ना दबाएं और खुद की पहचान करें। किसी का खालीपन लेकर खुद को भरने की कोशिश व्यर्थ है।
इससे ना तो आपको सहायता मिलती है और ना ही आपके साथी को। जो तीसरा पहलू लेखक ने चुना है वो है हमारे अंदर की विशेषता, जिसको लेकर हम अनजान रहते हैं या शायद उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करते। इसके बारे में लेखक कहते हैं कि हम जब भी एक समूह में होते हैं तब हम अपने आसपास के लोगों और उनकी बातों को प्रधानता देते हैं, जिसकी वजह से कई बार हमें वो चीजें करनी पड़ती हैं जिन्हें हम करने से बचते हैं। इसे आजकल की भाषा में हम पीयर प्रेशर भी कह सकते हैं। बस इस तरह की किसी भी चीज में जब हम फंस जाते हैं तब हम अपने अंदर की उसे खास बात को भी भूल जाते हैं जो हमें औरों से अलग बनाती है। ये कहना गलत नहीं है कि हर इंसान में कुछ न कुछ छुपा होता है, जरूरत है तो बस उसे ढूंढने की। अगर कोई भी किसी के दबाव में अपने स्वभाव के खिलाफ कुछ भी करेगा तो उसे नुकसान होना निश्चित है। इस आदत को हम कई बार सही साबित करने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन जरा सोच कर देखिए, गलत को आप किसी भी तरह से सही साबित तो कर देंगे, लेकिन उससे आप कहीं भी कुछ भी बेहतर नहीं कर पाएंगे। इस मुश्किल को हल करने के लिए लेखक ने एक उपाय बताया है, जिसके अनुसार आप खुद को जागरूक करके अंदरूनी और बाहरी रूप से इस समस्या का सामना करने के लायक बन सकते हैं। इस भाग में लेखक ने हमें कुछ ऐसी बातें बताई जिनमें हमारी सजगता और कोशिश हमें एक बेहतर लक्ष्य और जीवन जीने में सहायक हो सकती है। अगर हम अपने अंदर छुपे इन गुणों और अवगुणों को समय रहते पहचान लें और उनके लिए आज से ही कोशिश में लग जाएं, तो ये हमारे अपने हित में होगा। दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपको औरों की वजह से अपना मन मारकर कुछ भी अपने स्वभाव और सोच के विपरीत करना पड़ा हो? अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में चर्चा कर रहे हैं वो है रॉबर्ट ग्रीन की लिखी द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। इस किताब में मानव चरित्र और स्वभाव पर विस्तार से बात करते हुए लेखक ने उन सभी पहलुओं की बात की है जिनसे हम इंसानों का कोई ना कोई संबंध जरूर होता है। इसमें से इस भाग में जिस पर बात होने वाली है वो है हमारे अंदर बसने वाली विरोधाभास की भावना। कई बार हम किसी से बिना किसी वजह से प्यार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं, वहीं किसी दूसरे से बेहद नफरत। अब एक साथ एक ही मन में अलग अलग भावनाएं आना थोड़ा अजीब भी है और थोड़ा रहस्यमय भी। तो आइए इस भाग में सबसे पहले जानते हैं इस विषय को और भी बेहतर तरीके से। लेखक कहते हैं कि कभी भी आप अगर अपने काम की जगह या समाज में देखें तो आपको एक नेता की जरूरत महसूस होती है। आपको किसी का आपके ऊपर चढ़कर बोलना भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने अंदर की कमियों को छुपाने और सही करने में हमें एक व्यक्ति की सहायता और साथ की जरूरत महसूस होती है। लेकिन इसके विपरीत हमारे अंदर एक और भावना तेज हो जाती है और वो है सत्ता और सत्ताधारियों के विरोध की। इसके पीछे भी हमारे बचपन को जोड़ा जा सकता है। सोचिए कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें अपने बचपन के दिन क्यों याद आते हैं? क्योंकि हमारे माता पिता द्वारा दिए गए स्नेह और प्यार को जब भी हम याद करते हैं वो हमारे जीवन का सबसे बेहतरीन समय हो जाता है। लेकिन अपने दिल से पूछिए कि क्या उस समय कभी भी आपकी अपने माता पिता से कोई लड़ाई या मनमुटाव नहीं हुआ है? ठीक उसी तरह से अगर आपको अपने बचपन में उतना प्यार नहीं मिला तो भले ही आपको वो समय अपने जीवन का सबसे अच्छा समय ना लगता हो, लेकिन इसके बावजूद भी आपने उस समय अपने माता पिता से प्यार और स्नेह पाने के लिए कोशिशें बहुत की होंगी। हमेशा मन में ये भी आया होगा कि शायद हम में ही कोई कमी है जिसकी वजह से हमें वो प्यार नहीं मिलता। इन सब बातों से आप ये निष्कर्ष जरूर निकाल सकते हैं कि अथॉरिटी यानी हक और जिम्मेदारी में एक बहुत हल्की सी रेखा होती है जो कभी भी पार हो जाने पर आपको कमजोर कर सकती है। इसीलिए अपनी अथॉरिटी को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा वातावरण बनाएं कि सब लोग आपके साथ आपके काम और उससे जुड़े हुए फैसलों की वजह से हों, वरना कोई आपको कभी भी धोखा दे सकता है। इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए हम एक नेतृत्व को ऐसे समझें कि जब भी हम लीडर बने तो सबसे पहले एक मजबूत और अच्छी सोच हमारे साथ हो, जिसके साथ हम दूर की सोच पाएं, क्योंकि अपने बारे में चिंता करने वाले कभी भी किसी का भी नेतृत्व करने लायक नहीं होते। इसका मतलब ये है कि सिर्फ छोटे लक्ष्य को देखकर आप कभी भी लोगों के मन में अपनी जगह नहीं बना सकते। दूसरा, जिन लोगों का आप नेतृत्व कर रहे हैं उनका समर्थन मान लेने से नहीं होगा। आपकी सोच में जो हो जरूरी नहीं है कि वो भी सच ही हो, इसलिए कभी भी अपने व्यवहार को कठोर और अहंकारी ना बनाएं। इससे आप अपने लोगों का साथ हमेशा के लिए खो सकते हैं।
एक अच्छे नेता की सबसे बड़ी ताकत उसकी प्रजा होती है, और अगर उसका भरोसा टूट जाए तो उस नेता की कोई भी जगह नहीं रह जाती। कई लोग अच्छे व्यवहार को कमजोर व्यवहार समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि उनके निर्णय और उनकी ताकत सब लोगों के आचार विचार के साथ बदलते हैं, जिस कारण लोग उन्हें कभी भी गंभीरता से नहीं लेते। अब आप बताइए कि क्या कमजोर होने में और अच्छे स्वभाव में कोई अंतर नहीं है? चलिए अब बात करते हैं इन बातों को अपने अंदर लाने की, जिसमें लेखक ने 3 ऐसी बातें बताई हैं जिनका पालन करने से हम अपने अंदर सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। पहला है अपने आसपास देखना और समझना। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस अपने घर में माता या पिता में से किसकी चलती थी और क्यों, ये याद कर लीजिए। अगर जवाब आए कि आप किसी डर की वजह से किसी एक से प्रभावित थे, तो चिंता ना करें, बल्कि अपने जीवन में आने वाले उन लोगों को याद करिए जिनसे आप कभी बहुत प्रभावित हुए थे, जिनको आपने गुरु ही मान लिया था। अब इन लोगों में ऐसा क्या खास या अलग था जो आप इनकी ओर खींचे चले गए? जब एक बार ये उत्तर मिल जाए, तब बढ़िए अगले कदम की ओर। इसमें आपको अपने आचरण और व्यवहार पर ध्यान देना होगा। यानी जो भी लोग आपके साथ हैं, क्या वो सच में आपकी बात समझ रहे हैं, या आप उनसे किस तरह से बात करते हैं? क्या आपको उनके मुस्कुराने और आपसे बात करने के पीछे कुछ नकारात्मक सा महसूस होता है या नहीं? अगर आप अपने स्वभाव में दोष देखें, जहां आप रोज सबसे लड़ते और नाराज होते रहते हैं, तो सबसे पहले अपनी इस आदत को बदलिए। इसके बाद ये समझिए कि हम जिस नजर से शासक को देखते हैं, क्या वो सच में वैसे ही हैं, या ये उनके काम की जिम्मेदारी है जिसकी वजह से वो बाकियों से अलग हैं। कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने बड़ा जबरदस्त नेतृत्व किया। उनका नाम लोग सालों साल पूरे सम्मान के साथ लेते हैं, जैसे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिनके काम की बात सब करते हैं क्योंकि उनका नेतृत्व भी इतना प्रभावशाली था कि लोग आज भी उन्हें याद करके गर्व से अपने इतिहास को दोहराते हैं। उम्मीद है आपको ये भाग जरूर पसंद आया होगा। आपको इससे क्या नया समझने को मिला, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हर कहानी का अंत तय होता है, जैसे इस चर्चा का अंत, और इस अंत से होगी एक नई शुरुआत जो सिर्फ आपको करनी है। आगे में हम सुनेंगे जीवन से जुड़ी कुछ और जरूरी बातें, जिनको लेखक ने इस उद्देश्य से लिखा है कि शायद हम उनसे अपने आप को अपने आसपास के लोगों में रहने वाले गुणों और अवगुणों से परिचित करा पाएंगे। सबसे पहले भाग की शुरुआत में लेखक ने बताया है कि हमें अपने दोस्तों और दुश्मनों की पहचान करनी आनी चाहिए। आज अधिकतर लोग सोशल मीडिया के जमाने में लोगों को समझना और पहचानना भूल चुके हैं। हम अक्सर वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, और ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। कई सारे लोग अपने दिल की बात अपने अंदर ही छुपा लेते हैं, जिसकी वजह से वो हमें अपने जाल में फंसा लेते हैं और हम इस झूठ और धोखे के चक्रव्यूह को कभी भेद ही नहीं पाते। कुछ लोग इस काम को करने में एक अलग तरीका लगाते हैं, यानी ऊपर से उनकी बातें आपको इतनी आकर्षक लगेंगी, लेकिन उनके अंदर छल और कपट भरा होता है। उनकी नीयत साफ नहीं होती, लेकिन उनके समझाने का तरीका ऐसा होगा कि सबको एक बार में पसंद आ जाएगा। ऐसे लोगों से सावधान रहना बेहद जरूरी है। कुछ तो अपने हाव भाव और बातों से इस काम को अंजाम देते हैं, लेकिन कुछ जोर जबरदस्ती से। उनका तरीका आपको पसंद ना भी आए, फिर भी वो अपनी बात पर ऐसे अड़ जाते हैं कि आपके पास उनकी बात मानने के अलावा और कोई विकल्प होता ही नहीं है। इन बातों में आपको सजग होने की जरूरत है। किसी भी तरह से अपने बीते हुए अनुभवों को याद करें, और साथ ही किसी भी तरह के अलग व्यवहार के लिए तुरंत ऐसे लोगों से दूरी बनाएं। ये ना तो खुश रहते हैं और ना ही दूसरों को खुश रहने देते हैं। वहीं अगर आपके अंदर भी ऐसे किसी तरह के अवगुण नजर आए, तो खुद को बदलने के लिए अपने अंदर इन बातों को पहचाने और स्वीकार करना सीखें। इसके बाद खुद के अंदर इन नकारात्मक बातों को सकारात्मक बातों में बदलने की कोशिश करें। लेखक यहाँ एक बात स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो भी लोग आज के इस आधुनिक युग में हैं, उनके अंदर एक ही भावना है, और वो ये कि उनके अंदर जो है पहले से है। कुछ नया या अनोखा करने की क्षमता नहीं है। लेखक इस सोच को गलत मानते हैं। उन्हें लगता है कि जो भी लोग ये मानसिकता रखते हैं, उन्हें कभी भी कुछ बेहतर करने का महत्व नहीं समझ आता। इस सोच की वजह से उम्र बढ़ने के साथ ही लोगों में कुछ नया करने की शक्ति भी खत्म होने लगती है। इस मुश्किल का एक ही हल है, और वो ये कि अपने अंदर छुपे हुनर को ढूंढें।
और एक बार व्यक्ति को अपने अंदर छुपे हुनर की पहचान हो जाए तो फिर वो किसी भी हाल में अपने आप को बेहतर बना ही लेता है। इसके साथ उसमें जिंदा दिली और उम्मीद भी कायम हो जाती है। एक बच्चे को जितना अपने बारे में पता होता है उतना ही हमें भी जानने की जरूरत है, क्योंकि कई बार जब हम अपने अंदर जोश और ललक को पैदा करते हैं तभी हम कुछ अनोखा और नया कर पाते हैं। कोई भी पुराने मापदंड के अनुसार चलते हुए कुछ भी नया नहीं कर सकता है। इसके बाद आती है जीवन की वो सीढ़ी जिसे पार करना या ना करना हमारे हाथ में है। लेकिन अक्सर लोग इससे इतना डरते हैं कि जितना समय वो कुछ और कर सकते थे उसे भी वो अपने हाथों से गंवा देते हैं। ये और कुछ नहीं बल्कि हमारे जीवन का अंत यानी मृत्यु है। इस शब्द को बोलने में ही लोगों के मन में एक डर बैठ जाता है। कई तो इसे बोलना तक अशुभ समझते हैं, पर जो हम नहीं सोच पाते वो ये कि हर किसी को एक न एक दिन जाना है और इसलिए इससे बचना तो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। हाँ, अगर कोई चाहे कि वो इसे किसी और नजरिए से देखे तो उसे अपने जीवन का महत्व समझना होगा। हम डरते इसलिए हैं क्योंकि हम अपने जीवन के दिनों को कम होते देखते हैं, पर अगर वही हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाए तो हम अपने जीवन की दिशा ही बदल सकते हैं। इसको ऐसे समझें कि हमारे पास हर एक दिन कुछ नया और बेहतर करने का मौका है। जो इस समय को बचाकर उसका सही प्रयोग करते हैं वो जरूर सफल होते हैं और उन्हें मृत्यु का कोई भय नहीं होता। वहीं जिनके लिए सिर्फ मृत्यु ही एकमात्र विषय होता है वो कभी चैन से जी ही नहीं पाते और उनके जीवन के दिन भी बिना कुछ किए बर्बाद हो जाते हैं। ऐसे में सच में अफसोस के सिवा कुछ हाथ नहीं आता। इस भाग में कही हर बात को ऐसे समझे कि आपको अपने जीवन में ना तो नकारात्मकता की जरूरत है और न ही वैसी सोच की। हर पल एक नई कोशिश में लगाएं, अपने आप को समझाएं और खुद में भी जरूरी बदलाव जो करने हैं उन्हें लाने की कोशिश करते रहें। किसी भी दिन को व्यर्थ ना करें। आपका हर एक पल कीमती है और इसलिए इसे सिर्फ अपने लिए जिएं और बुरी यादों को सिर्फ अनुभव के तौर पर याद रखें। उन्हें उनसे हर स्थिति की तुलना करके उसे खराब ना करें। बाकी इस भाग और चर्चा के बारे में अपनी राय हमारे साथ बांटना ना भूलिए। कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए।